अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अभी कुछ दिन पहले भारत की पार्लियामेंट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक ज़बरदस्त बहस हुई और राज्यसभा के एक एमपी की तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, जिसका एक कोई मॉडल तैयार किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा जिन है जो बार बार बोतल से बाहर आता रहता है और ऐसे बेशुमार मौके आते रहे हैं जब भारत के अंदर, इस मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज सुनाई दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलात में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का मुतालबा किया। ख़ास तौर से शाहबानो के जजमेंट में जो 1985 को हुआ, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की बात कही। इसी तरीके से केशवानंद भारती केस में चीफ जस्टिस सिकरी ने ये कहा कि ये बहुत ही डिज़ायरेबल है और कंट्री की जो यूनिटी है और कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, उसके लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है। 1995 में सारला मुद्गल जजमेंट में भी मुतालबा किया गया है और इसी तरीके से 2019 में पॉल कॉटिन्हो और मारिया लुइजा केस के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का मुतालबा किया गया। आइए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको हम देखते हैं। और आज की हमारी जो गुफ्तगू का मौजू है वो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हिंदुस्तान में मुगलिया दौर में जो लॉ ऑफ द लैंड था वो इस्लाम था। अलबत्ता दूसरों लोगों के लिए उनके पर्सनल लॉज मौजूद थे। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदालतों की तंजीम की। उस वक्त भी फ़ैसला इस्लामी कानून के मुताबिक अंग्रेज़ जज किया करते थे। फिर 1862 और 63 में इस्लाम के फौजदारी यानी क्रिमिनल लॉज को ख़त्म करके इंडियन पेनल कोड नाफिज कर दिया गया। हालांकि ये कोशिशें 1835 से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1862 और 63 में क्रिमिनल लॉज को ख़त्म करके जो इस्लामी क्रिमिनल लॉज थे और उनकी जगह इंडियन पेनल कोड को नाफिज किया गया। लेकिन निकाह, तलाक, खुला, विरासत यानी जिनको हम पर्सनल और शख्सी कवानीन कहते हैं, उस हद तक इस्लामी कानून को बाकी रखा गया। उलमा इकराम और आम मुसलमानों के मुतालबे पर अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट का नफाज अमल में आया और इस एक्ट में कहा गया कि शादी, ब्याह, महर, नान नफ़क़े, तलाक, विरासत और औक़ाफ़ के सिलसिले में जहाँ फ़रीक़ैन मुस्लिम हों, फ़ैसले का कानून, रूल ऑफ डिसीजन जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा। यानी मुसलमानों को ये एक पर्सनल लॉ की उनकी एक हिफाजत अंग्रेज़ों के दौर में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत की गई। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत का जब दस्तूर बन रहा था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब हो रहा था, तो जहाँ एक तरफ बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किए गए, तो दूसरी तरफ रियासत के लिए कुछ बुनियादी असूल जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। अब हमको यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हुकूक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी रियासत के जो रहनुमा बुनियादी उसूल हैं, इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है। बुनियादी हुकूक तमाम शहरियों के लिए हैं और अगर इन हुकूक पर कोई आंच आती है तो ऐसी सूरत में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। एक फ़र्द का अगर बुनियादी हक मारा जा रहा है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और ये कह सकता है कि ये मेरा बुनियादी हक है जो मारा जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट प्रिंसिपल के साथ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ रियासत के लिए रहनुमा उसूल हैं। अदालती निज़ाम के ज़रिए से उनको नाफिज नहीं किया जा सकता, ना कराया जा सकता है। इन्हीं बुनियादी हुकूक में से एक ये है कि मज़हब को आज़ादाना तौर पर इख्तियार करने, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने का हक़ शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इस बात को शामिल कर दिया गया कि द स्टेट शैल इंडिवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल जो है 44 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर शामिल है। इसमें यह कहा गया है कि रियासत कोशिश करेगी
कि पूरे मुल्क में शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड होगा। अब यहाँ पर एक तज़ाद है, जो कंट्राडिक्शन है, जो यहाँ पर रोनुमा हो गया। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बात कह रहा है कि हर फ़र्द को अपने मज़हब को इख्तियार करना है, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने का हक शामिल होगा। जाहिर सी बात इसमें उसके पर्सनल लॉज भी आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो ये कहती है कि रियासत जो है इस बात की कोशिश करेगी कि थ्रू आउट द कंट्री, पूरे भारत के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। जाहिर सी बात है कि जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो मज़हब पर जो है हमला होगा, उसके पर्सनल लॉज पर हमला होगा। ये एक बड़ा कंट्राडिक्शन है जो भारत के इस दस्तूर में हमको देखने को मिलता है। जिस ज़माने में ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था उस वक्त इसमें काफ़ी गर्मा गर्म बहसें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के अंदर हुई और मुस्लिम नुमाइंदों की तरफ से इस बात का मुतालबा किया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के इस आर्टिकल के अंदर या जहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जिक्र किया गया वहाँ पर कुछ तरमीम और कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। जैसे जनाब इस्माइल साहब ने कहा कि जहाँ ये बात कही गई है कि रियासत के रहनुमा उसूल में ये बात शामिल है कि स्टेट और रियासत जो है इस बात की कोशिश करेगी कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे भारत के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो इस्माइल साहब ने कहा कि वहाँ पर यह बात जोड़ दी जाए कि मगर आवाम के किसी गिरोह, हिस्से या फ़िरक़े को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने पर्सनल लॉ को तर्क कर दें। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये बात ऐड कर देनी चाहिए। इसी तरीके से महबूब अली बेग ने कहा कि इसमें ये बात ऐड कर दी जानी चाहिए, लेकिन ये दफ़ा शहरियों के पर्सनल लॉ को मुतासिर नहीं करेगी, ये बात ऐड कर देनी चाहिए। जनाब इस्माइल साहब ने एक बात और यहाँ पर कही थी कि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ तरमीम और कुछ अमेंडमेंट नहीं करना चाहते हैं, कुछ घटाना और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो फिर जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जहाँ पर बुनियादी हुकूक की दफ़ा 25 है, जहाँ मज़हब की आज़ादी दी गई है, मज़हब की आज़ादी की बात की गई है, वहाँ ये बढ़ा दें कि वो जिस गिरोह या फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है उसको उसके पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी होगी। जाहिर सी बात है कि उनकी बहस जो मुस्लिम नुमाइंदे कर रहे थे और जो मुतालबा मुस्लिम नुमाइंदे कर रहे थे, उनका ये मकसद था कि आइंदा ज़माने में मुस्लिम पर्सनल लॉ, उनके पर्सनल लॉ की हिफाजत हो सके। चाहे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर तरमीम कर दी जाए, एक सेंटेंस बढ़ा दिया जाए, और चाहे जो है फंडामेंटल राइट के अंदर कुछ तरमीम करके एक सेंटेंस और बढ़ा दी जाए। लेकिन जो दूसरे जो फरीक थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उसमें से एक के एम मुंशी थे जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस दस्तूर की तश्कील करने वालों की ख्वाहिश रही है कि मज़हब को पर्सनल लॉ से तलाक दिलवाई जाए। उन्होंने इस बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि आप ये बात मत कीजिए कि पर्सनल लॉ की हिफाजत के लिए आप बहस कर रहे हैं और पर्सनल लॉ की हिफाजत के लिए आप फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तरमीम कराना चाहते हैं, बल्कि ये जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दस्तूर को तश्कील देना चाह रहे हैं, इनकी तो ख्वाहिश ये है कि मज़हब से पर्सनल लॉ को तलाक दिलवा दी जाए। पहले रियासत से मज़हब को तलाक दिलवा दी गई, अब इनकी ख्वाहिश ये है कि मज़हब को पर्सनल लॉ से तलाक दिलवा दी जाए, यानी कि पर्सनल लॉ के अंदर मज़हब का जो है कोई इंटरफेरेंस ना हो या मज़हब के अंदर पर्सनल लॉ शामिल ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पर्सनल लॉ को मज़हब का हिस्सा बना दिया गया, ये के एम मुंशी ने कहा उस बहस में हिस्सा लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली में जिस पीरियड में ये बहस हो रही थी, कि अगर पर्सनल लॉ को हिस्सा बना दिया गया मज़हब का, तो हिंदू पर्सनल लॉ में जो औरतों के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी है वो बरकरार रहेगी और उसको ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। उनको ये डर था कि हिंदू पर्सनल लॉ, वो इस बात को कबूल कर रहे थे कि हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर औरतों के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी है, अगर हम पर्सनल लॉ को मज़हब का हिस्सा बना लेते हैं और मज़हब पर चलने की आज़ादी है, तो कहीं ना कहीं फिर हम जो है हम इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी बात है कि अगर एक घर के अंदर प्रॉब्लम है, आपके घर के अंदर प्रॉब्लम है, आपके घर के अंदर नाइंसाफ़ी किसी से हो रही है, तो फिर आप दूसरे के पर्सनल लॉ को क्यों छेड़ रहे हैं? दूसरे के घर को क्यों बर्बाद आप लोग करवाना चाहते हैं? आप अपने जो है घर की तामीर कीजिए, अपने घर की इस्लाह कीजिए। कि एक पर्सनल लॉ में औरतों के साथ नाइंसाफ़ी, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे पर्सनल लॉ में औरतों के साथ नाइंसाफ़ी हो। इस बात के लिए जो पर्सनल लॉ को ही ख़त्म कर दिया जाए। ये ऐसा ही था जैसे सेकुलरिज्म का जब कंसेप्ट आया, तो एक मज़हब की जुल्म ज़्यादती के नतीजे में तमाम मज़हब को जो है रियासत से बेदखल कर दिया गया और तमाम मज़हब को जो है नशा जो है डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये तो अफ़ीम है।
इसी बहस में जो है अम्बेडकर ने हिस्सा लिया और अम्बेडकर ने इस मसले में अपनी राय ये दी कि यूसीसी प्योरली वॉलेंटरी यानी कि खालिस तौर पर रज़ाकाराना होना चाहिए। रज़ाकाराना का मतलब ये है कि अगर लोग चाहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है, इसको नाफिज किया जा सकता है। ये जो बहस चल रही थी इसमें अम्बेडकर ने मुस्लिम नुमाइंदों से यानी मुस्लिम जो नुमाइंदे थे उन्होंने मुतालबा किया था कि कुछ अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए कि पर्सनल लॉज का प्रोटेक्शन हो सके, उनकी हिफाजत हो सके। तो अम्बेडकर ने उनको याद दहानी कराई थी, यकीन दहानी कराई थी उनको कि ये पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है और वहाँ पर ये तमाम तरमीम हो जाएंगी, अमेंडमेंट्स हो जाएंगे। ये बात चल रही थी, लेकिन जो है ये पूरी बहस को ख़त्म कर दिया गया और दस्तूर में दोनों ही मुतज़ाद बातें आज भी बाकी हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स में ये हक भी शामिल है कि मज़हब पर चलने की आज़ादी होगी, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर रियासत के जो रहनुमा उसूल हैं उसमें ये बात भी शामिल है कि स्टेट इस बात की कोशिश करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा। अब इसको लाने का क्या मकसद है? इसके बहुत सारे फ़ायदे जो है आए दिन गिनाए जाते हैं। एक फ़ायदा ये गिनाया जाता है कि इससे कौमी इत्तेहाद का हुसूल होगा, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगी, लोगों में जो है इत्तेहाद बढ़ेगा। फिर सेकुलरिज्म के मंशा की तकमील होगी, यानी अभी तक सेकुलरिज्म ख़तरे में है और अगर ये जब तक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज नहीं होता है तो सेकुलरिज्म ख़तरे में रहेगा। इसलिए अगर इसको नाफिज कर दिया गया तो सेकुलरिज्म के मंशा की तकमील होगी। एक और इसका मकसद ये बयान किया जाता है कि तरक्की दुश्मन दकियानूसियत से निजात मिल जाएगी। यानी ये पर्सनल लॉज जो हैं ये दकियानूसियत की अलामत है। अगर ये ख़त्म हो गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, तो फिर ये जो तरक्की की जो दुश्मन दकियानूसियत जो सोच है, ये रूढ़िवादी जो सोच है, इससे लोगों को निजात मिल जाएगी। और बाज़ लोग तो ऐसा करते हैं कि इससे मुल्क की बड़ी तरक्की हो जाएगी। ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद अगर भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो रातों रात भारत जो है यूरोप की कंट्रीज़ में शुमार होने लगेगा, अमेरिका और ब्रिटेन की दौड़ में आ जाएगा। लेकिन इन तमाम मकासद के अलावा एक सबसे बड़ा मकसद बयान किया जाता है कि यूसीसी के ज़रिए एक यकसानियत, एक यूनिफॉर्मिटी पैदा होगी और हम वन नेशन वन लॉ की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक यकसानियत और यूनिफॉर्मिटी की बात है तो हम जानते हैं कि पूरे मुल्क में जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है जिसको हम सीपीसी बोलते हैं और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं, उसमें यकसानियत नहीं है। अभी तो सिविल लॉ छोड़िए, अभी तो जो है क्रिमिनल लॉज के अंदर यकसानियत नहीं है और बेशुमार एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। आर्टिकल 371 ए से लेकर 371 आई तक और 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आसाम के अंदर, नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर एंड गोवा के अंदर ये लागू नहीं होता। एक्सेप्शंस हैं, फैमिली लॉज के अंदर एक्सेप्शंस इन 6-7 स्टेट को दिए गए। इसी तरीके से जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, जो सीपीसी है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स है, ये नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो है अप्लाई नहीं होते। और स्टेट्स ने इन्हीं सीआरपीसी और सीआईपीसी के अंदर तकरीबन 100 जो है अमेंडमेंट्स वो लोग कर चुके हैं। यहाँ तक कि सिविल लॉ के अंदर भी जो है अमेंडमेंट कर चुके हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने 29 अमेंडमेंट सीआरपीसी के अंदर सिर्फ मई 2018 में किए। नवंबर 2022 में राजस्थान की असेंबली ने सीपीसी में अमेंडमेंट किए हैं ताकि सेंटर का जो एग्रीकल्चर सेक्टर लॉ जो सेंटर ने बनाया था उसको जो है एक तरीके से अमेंड किया जा सके। चुनांचे उन्होंने भी सीपीसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। सेक्शन 118 जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 था, उसको 2003 में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो क्रिश्चियंस के लिए अनफेयर था, क्रिश्चियंस के लिए नाइंसाफ़ी पैदा कर रहा था। चुनांचे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 118 2003 में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया और ये सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की बात करती है और यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिलीज़ हैं, यानी वो फैमिलीज़ जो अनडिवाइडेड हैं, उनके अंदर अभी बंटवारा नहीं हुआ है हिंदुओं के यहाँ, उनको
टैक्स बेनिफिट यानी टैक्स में एक्सेप्शंस दिया जाता है और वो टैक्स बेनिफिट को जो है एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से जो बीजेपी जो खुद इस बात का मुतालबा कर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए और इसके ज़रिए से जो है यूनिफॉर्मिटी आएगी, यकसानियत पैदा हो जाएगी। इससे बीजेपी ने जहाँ ये जिन रियासतों के अंदर हुकूमत करती है वहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट किया और जो फ़ाइन सेंटर की तरफ से आयत थी उस फ़ाइन को इन्होंने कम किया। इसी तरीके से हम एंटीसिपेटरी बेल के अंदर देखते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल का जो कानून है वो एक स्टेट में कुछ है, दूसरे स्टेट में कुछ है। तो इन तमाम मिसालों से ये बात साबित होती है कि अभी तो क्रिमिनल प्रोसीजर में यकसानियत नहीं है और पर्सनल लॉ को ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा, इसका मॉडल क्या है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है। तो ये तो अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है। अलबत्ता कुछ स्टेटमेंट्स के या कुछ पहले के जो कानून इस ज़िम्न में बनाए गए हैं उनसे बात साबित होती है कि हुकूमत कुछ ना कुछ एक ऐसा एक मॉडल और एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी जिनमें से कुछ पर्सनल लॉज में से कुछ अच्छी चीज़ें ले ली जाएं, दूसरे पर्सनल लॉ से कुछ अच्छी चीज़ें ले ली जाएं। इस बात का जो इजहार जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, उसने यूसीसी कमेटी प्रपोज़ल में ये बात रखी थी, उन्होंने आर्ग्यू किया था और उन्होंने कहा था कि जो वेरियस रिलीजन के अंदर यानी जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट पर्सनल लॉज हैं, उनको जो है कलेक्ट किया जाए और उनका जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। यानी कुछ चीज़ें अगर हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर अच्छी हैं तो उनको ले ली जाए, कुछ चीज़ें अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर अच्छी हैं तो उनको ले ली जाए। अब सवाल ये पैदा होता है क्या हिंदू पर्सनल लॉ की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मुसलमान एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो चीज़ें अच्छी हैं उनको हिंदू एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो है लाने की बात की जा रही है। यहाँ एक बात और हमको समझ में आती है कि जिस तरह हुकूमत ने हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया है, इस तरह का कुछ मॉडल वो होगा और इसी तरह का कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। अब बात करते हैं हम अब तक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो जहाँ नाफिज किया गया है वो है गोवा की। इस गोवा के अंदर भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक मिसाल दी जाती है और एक शाइनिंग एग्जाम्पल इसको बताया जाता है, इस गोवा सिविल कोड के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत नहीं है। ये गोवा का सिविल कोड हिंदूज़ के लिए पॉलीगेमी की इजाज़त देता है लेकिन मुसलमानों को इस बात की इजाज़त नहीं देता है। और मुसलमान जो है पुर्तगालीज़ लॉ या शास्त्रिक हिंदू लॉ के ज़रिए से जो है गवर्न किए जाते हैं। पॉलीगेमी के मामले में हिंदू लॉ उनको एक्सेप्शन देता है। ये गोवा सिविल कोड हिंदुओं को जो है पॉलीगेमी की इजाज़त देता है लेकिन मुसलमानों को ये इजाज़त नहीं देता है। इसी तरीके से इसी गोवा सिविल कोड के अंदर जो इसको शाइनिंग एग्जाम्पल बताया जा रहा है, कैथोलिक्स को कुछ कंसेशन दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर कैथोलिक्स को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जाएं और रजिस्ट्रार के यहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है कराएं, उनको कोई इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से कैथोलिक के प्रीस्ट को जो है मैरिज यानी शादी डिसॉल्व करने की इजाज़त है। तो गोवा के अंदर जिसको हम ये पेश कर रहे हैं कि वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद है और शाइनिंग एग्जाम्पल बता रहे हैं, वहाँ जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक कम्युनिटी को जो है कुछ इख्तियारात उसके अंदर भी दिए गए हैं, स्पेशल कंसेशन उसको दिए गए हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि हिंदुओं को पॉलीगेमी की इजाज़त दी गई है और कैथोलिक्स को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की, मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की उनको इजाज़त दी गई है। साथ ही साथ प्रीस्ट को शादी डिसॉल्व कराने की परमिशन भी दी गई है। ये सब हंगामा चल रहा है लेकिन ये तो तय है कि जो भी बनेगा वो इस मुल्क के लिए और यहाँ की आवाम के लिए ख़तरनाक साबित होगा, अदालतों पर बोझ आएगा। और उसकी वजह यह है कि शादी जो अब तक आउट ऑफ कोर्ट हो जाया करती हैं, बहुत आसानी के साथ हो जाती हैं, बहुत सारे मैटर जो है आउट ऑफ कोर्ट जो है सॉल्व कर लिए जाते हैं निकाह और तलाक के,
उन सब का बोझ जो है अदालतों पर आएगा। ये तो एक अलग बात है, लेकिन आवाम जिस जहनी कसमकस का जो है शिकार होगी उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग इस मसले की नज़ाकत को समझते हैं उनको खुलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। जो लोग हवा के साथ बहते हैं और वो समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो भी चीज़ें लाई जा रही हैं बड़े फ़ायदे के लिए हैं, जाहिर सी बात है कि उनसे तो ये मुतालबा नहीं है कि वो हुकूमत के इस स्टैंड के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन जो खैर उम्मत है, जो अपने आप को बेहतरीन उम्मत कहती है, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ ज़रूर बेज़रूर जो है उठाएंगे, इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर एक दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Allah